नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचारों पर। माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखा तो कटेगी 10% तक सैलरी। सरकार ला रही है यह नया कानून। जी हाँ, तेलंगाना सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जो बच्चे बच्ची माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उन बेटे बेटों की सैलरी में सीधा 10% रकम काट ली जाएगी और ऐसे पीड़ित बुजुर्ग माता पिता के बैंक अकाउंट में वो रकम जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रणाम नाम से एक नया डे केयर सेंटर योजना भी शुरू की है और इस योजना के लिए बाकायदा 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो इसके तहत दिव्यांग लोगों को बैटरी से चलने वाली गाड़ी वगैरह, लैपटॉप, व्हीलचेयर, इस तरह के आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले बजट 2026-27 में इस प्रस्ताव को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति भी पेश की जाएगी। क्विक कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती का असर दिखा। अब 10 मिनट डिलीवरी की डेडलाइन खत्म हुई। जी हाँ, गिग वर्कर्स के प्रेशर को कम करने के लिए भारत सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट डिलीवरी का दावा और समय सीमा हटाने का जो निर्देश दिया था, तो उसका असर दिखने लगा है। देखिए, ब्लिंकिट कंपनी ने तो 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अपनी प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट, मोबाइल ऐप से हटा भी दिया है। गिग वर्कर्स की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद ये फैसला लिया गया और रिपोर्ट्स आ रही कि जल्द ही जेप्टो और स्विगी भी अपनी टाइम लिमिट हटा देंगे। साइबर फ्रॉड, खास करके डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पहले तो देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते साल 2025-25 में हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। हर राज्य का नागरिक निशाने पर है। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड का नुकसान महाराष्ट्र राज्य में हुआ है और इसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हिस्सेदारी करीब 8% तक मानी जा रही है। पूरे भारत की बात करें तो कुल साइबर फ्रॉड का नुकसान लगभग 19,800 करोड़ का हुआ है बीते एक साल में। जरा सोचिए आप, अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड में। यही वजह है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर तो केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालय, सीबीआई और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो कि डिजिटल अरेस्ट मामलों के स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा कि एक तो डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे, और दूसरा कि केंद्र सरकार डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए कुछ नई सख्त गाइडलाइन बनाए। प्राइवेट नौकरी करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की पीठ ने कहा कि किसी भी राज्य प्राधिकार के तहत नौकरी एक सार्वजनिक संपत्ति है और देश के हर नागरिक को इसके लिए आवेदन करने का भी हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए नौकरी देना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कानून में दो श्रेणी पूरी तरह से अलग हो जाती है। यानी ठेकेदार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह नहीं माना जा सकता है। ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक मामला था और इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। भ्रष्टाचार कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग राय पर बटे। जस्टिस नाग रत्ना का तो ये कहना है कि धारा 17A तो असंवैधानिक है। जस्टिस विश्वनाथन बोले कि प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता के मामले पर सुनवाई हुई। ठीक है, और इस सुनवाई के दौरान अलग अलग जजों की अलग अलग राय देखने को मिली है, जिसमें देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजों का तो ये कहना है कि अगर कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की जांच से पहले उनकी परमिशन मंजूरी ली जाती है तो ये बाध्यता एक तरह से तो जांच को ही रोक देती है। वहीं कुछ जजों का यह कहना है कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है और ये प्रावधान ईमानदार अधिकारियों के हाथ मजबूत करेगा। तो इस कंफ्यूजन के बीच अब यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके पास भेजा गया है पूरा मामला। बच्चों की सुरक्षित कल की गारंटी के लिए PFRDA की तरफ से एक NPS वात्सल्य योजना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब छोटी बचत से भी आपका बड़ा फंड बन पाएगा। जी हाँ, अब माता पिता सिर्फ 250 रुपए से भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस PFRDA की योजना में पात्रता, निवेश और निकासी के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं सरकार की तरफ से। एक तो NPS योजना में गारंटेड रिटर्न की तैयारी कर रहा PFRDA। इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ड्राफ्ट तैयार होगा। रिस्क नहीं लेने वाले सब्सक्राइबर्स को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत PFRDA की तरफ से नई गाइडलाइंस के साथ ही एक नई स्कीम लाने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक इंटरनल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है। अब सरकार का प्लान है, एक तो मार्केट लिंक रिटर्न से अलग होगी ये स्कीम, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गारंटी के बदले भले ही थोड़ा कम हो सकता है रिटर्न, लेकिन एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको, यानी आपके पैसों का, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। सरकारी कर्मचारियों के DA यानी महंगाई भत्ते को लेकर इन राज्यों ने किया बड़ा फैसला। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए किन किन राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया है। एक तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 30% के लगभग बढ़ोतरी की है महंगाई भत्ते में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसके बाद अब केंद्र सरकार के समान ही
58% डीए यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनके 2653 करोड़ रुपए के बिलों का निपटान कर दिया है। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। भारत ने संभाली इस बार ब्रिक्स 2026 सम्मेलन की कमान। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से इसका आधिकारिक लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बनने जा रही है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि 9वीं बार बजट पेश करेगी। और इसके साथ ही उनके नाम ये नया रिकॉर्ड्स भी बनने जा रहा है। वैसे इस बार 1 फरवरी को रविवार है, संडे है, तो इतिहास बदलने जा रहा। पहली बार हमारे देश में रविवार को भी बजट पेश होगा, है ना। एआई की रेस में हारा एप्पल, मिलाया गूगल कंपनी के साथ हाथ। और अब एप्पल के एआई सिस्टम में गूगल जेमिनाई वर्क करेगा, यानी एप्पल का जो सीरी है उसके लिए गूगल जेमिनाई को चुना गया है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके साथ एप्पल कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है। एप्पल और गूगल ने हाथ मिलाया तो सबसे ज्यादा दुख हुआ उस शख्स को, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को, क्योंकि उनकी कंपनी को एप्पल ने नहीं चुना बल्कि गूगल जेमिनाई को चुना है, क्योंकि एप्पल ने अपने एआई इंटेलिजेंस के लिए गूगल जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। वैसे इलोन मस्क ने इस डील को गलत बताया है। तो टेक जगत में ये अब तक की सबसे बड़ी डील देखने को मिली है। वैसे बीते 1 साल में गूगल की कंपनी अल्फाबेट का शेयर 73% तक चढ़ा है और इस डील के बाद और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारत में भी एआई जॉब्स का बूम देखने को मिलेगा। इस साल 2026 में 3,80,000 भर्तियों का अनुमान है। देखिए बीते दिन राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे और यहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आईटी के लिए एआई एक बड़ा खतरा है। चीन से मुकाबले के लिए भारत में भी विनिर्माण जरूरी है। वैसे राहुल गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोले कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए और इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और वहीं देखिए दोस्तों, अब तो सरकारें भी एआई को बढ़ावा देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती निकली है। पहली बार एआई तकनीक से ये भर्ती होने जा रही। अलीगढ़ में 907 पदों पर 4000 आवेदन आए और इस भर्ती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार बच्चों विद्यार्थियों को एआई से शिक्षित करने के लिए प्लान बनाए हैं। एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर यूपी सरकार फोकस कर रही है। 65 हाईटेक लैब्स भी स्थापित की जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का सिस्टम मिलेगा, मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलावा नहीं मिला, जबकि कल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली में ये राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होने जा रहा हमारे देश में। 3 दिवसीय आयोजन होगा ये टोटल, लेकिन इस बार पाकिस्तान बांग्लादेश इन देशों को दूर ही रखा गया है। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए चांदी 2 दिन में ही 20,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और अभी चांदी का रेट 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, जबकि सोने का भाव भी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। ये आज लगातार दूसरा दिन रहा जब दोनों ही धातु सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इस नए साल 2026-26 की अगर बात करें तो औसतन ऑन एवरेज हर रोज 2,500 रुपए तक महंगी हुई है चांदी, इतने भाव बढ़े हैं। रूसी तेल खरीदने में हमारा देश भारत तीसरे नंबर पर खिसका। बीते महीने दिसंबर में रिलायंस कंपनी और जो हमारी दूसरी सरकारी ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल वगैरह, उन्होंने 29% कम तेल खरीदा रशिया से, जबकि तुर्की अभी रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है। कुछ तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से भी भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है। क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल कौन भरेगा? इसको लेकर आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियम क्या है? तो पहला नियम तो ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु होने पर क्रेडिट कार्ड धारक के परिवार के सदस्य या दोस्त इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी बैंक उनसे वसूली नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर मृतक के पास कोई संपत्ति वगैरह है तो उसका सहारा जरूर ले सकते हैं, बैंक उससे चुकता कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो परिवार से कोई किसी तरह की वसूली बैंक नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना, जो कि अभी हमारे भारत में रह रही है, उनके खिलाफ सजा-ए मौत का लिखित फैसला जारी हो चुका है उनके देश में। बांग्लादेश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 457 पेज में उनके इस पूरे मामले पर बांग्लादेश कोर्ट ने फैसला सुनाया। किसानों को अब मुफ्त में मिलेगा उड़द और मूंग का बीज। ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं किसान भाई लोग। यूपी की योगी सरकार की तरफ से किसानों को लाभ देने के लिए यह नई स्कीम निकाली गई है। इसके लिए किसान भाई लोग कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं ना। हेलो लिखते ही आपको हर जानकारी मिलेगी, पुलिस सहायता भी मिल पाएगी। हरियाणा गुरुग्राम के जैसे ही फरीदाबाद पुलिस भी चैटबॉट सर्विस शुरू करने जा रही है। व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस होगी है। इसके अलावा आप साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, मोबाइल चोरी, इस तरह की शिकायतों का दर्जा करा सकते हैं 1930 नंबर पर भी, है ना। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ा इस्लाम। केरल राज्य से शुरू हुई एक्स मुस्लिम की मुहिम को अब हवा मिल रही है। अभी आपको पता होगा ईरान देश में जो आंदोलन चल रहा, उसकी गूंज भारत तक भी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग कट्टरता का हवाला देकर इस्लाम छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। इससे जुड़े कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही कि 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्स मुस्लिम होने का दावा किया गया। वैसे 25 साल पहले केरल राज्य से यह मुहिम शुरू हुई थी। हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि 88 घंटे और 100 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। मात्र 22 मिनट का रहा ये रीसेट ऑपरेशन सिंदूर। भारत के आर्मी चीफ ने खोली पाकिस्तान की बर्बादी की फाइल। हमारे देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आर्मी चीफ का कहना है कि अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो
पाकिस्तान की तरफ से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इन पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने का भी आरोप है। बीते 5 साल में 85 कर्मचारी हटाए गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 18 गाँव के लोगों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना ये 24वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली। हाई स्पीड ट्रेन पर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों के लिए भी अनिवार्य होगी सुरक्षा घोषणा। यानी अब तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए भी स्टेशनों पर, खास करके जो छोटे रेलवे स्टेशन है, उन पर पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा घोषणाएं की जाएगी यात्रियों के लिए, है ना। इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।